चले, आवाज पहुंच जाएगी क्या इतना? आवाज आवाज आ रहा भैया इसमें? बस देख लीजिएगा आवाज आवाज आ रहा है कि नहीं। चेक किए थे क्या सर आवाज? इसमें आवाज चेक हुआ था सर? कहाँ से निकलेगा भैया ये? हैं? यहाँ से था। बस चेक कर लेते हैं, हाँ आवाज आ रही है, ठीक। तो एक बार बता दीजिए मुझे, टॉपिक बताइए सारे। और बाकी दूसरे बैच में? एक ही बैच नहीं है यार। 3 बैच हो गया ना मिक्स इसमें। एक बार दिखाइए तीनों बैच का नाम बताइए, कौन कौन से क्या पढ़ा रहा हूँ तीनों बैच में। अच्छा बताइए। 07 नेशनल इनकम। और बताइए। और कौन सा बैच इसमें है? पूरा GS7 है? इसमें नेशनल इनकम ही चल रहा है? अरे नहीं यार, कोई डेमो वाले भी होंगे। थैंक यू करने लग गया है भाई। चलो दिखाइए एक बार। चलिए हम लोग बात कर रहे थे, अब टॉपिक पे ध्यान दीजिए सभी लोग। नेशनल इनकम पे हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना? और जीडीपी और उससे रिलेटेड आंकड़े हमने बता दिया था पूरा का पूरा, ठीक है ना? बता दिया था ना? आंकड़े लिखवा दिया था मैं जीडीपी का। जीडीपी ग्रोथ रेट का आंकड़े हमने क्या किया था पिछली क्लास में? साथ लिखवाया था, दिखाओ दो एक बार भैया। हाँ वो लिखवाया था, पीछे देखो नीचे। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे बच्चे हम लोग? कि नोट करते चलिएगा। हम लोग जीडीपी की डेफिनेशन लिखे थे। जीडीपी मतलब क्या? तो ग्रॉस, हाँ अब बताओ। अरे तुम लोग क्या क्या करवाओगे मुझसे? अब बताओ, अब तो और नहीं दिखेगा। ये सही है कि ये सही, बताओ। दोनों में से बताओ। वाइट सही है ना? हाँ, तो आगे क्यों बैठे बेटा, तुम पीछे बैठ जाते। चलो, इसको बोलते हैं हम लोग हैं क्या बेटा? हाँ तो रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए अब ज्यादा बातें नहीं करना है इस पर, है ना? नहीं तो ये सब चला जाएगा यूट्यूब पर। बोले कि मास्टर सेठिया गया है ना? इसलिए मास्टर को मास्टर अभी तक रहने दो। इसलिए मैं आलतू फालतू नहीं बोलूंगा इस पर। जब हम एकदम ये सब कैमरा हमारा बंद हो जाएगा तब मैं बोलता हूँ सारी चीजें, है ना? तो अभी ये क्या है कि सोशल मीडिया पे जाएगा, बात समझ रहे हो ना? लेकिन चांस दूंगा वायरल होने के लिए, टेंशन मत रखो, कुछ ऐसा शब्द आएगा तो जरूर बोलूंगा, क्योंकि मैं बिना बोले रह नहीं पाता हूँ। ठीक है ना? तो सकल घरेलू उत्पाद के विषय में हमने पढ़ा था कि जीडीपी क्या होता है। ठीक है ना? अब याद रखिएगा, इसको बोलते हम लोग हैं क्या बेटा? सकल घरेलू, क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पाद। इसमें देखो कुछ चीजें शामिल की जाती हैं जब इसकी गणना की जाती है बेटा। तो पहला जो है कि एक वित्त वर्ष में होता है। एक किस में होता है? एक वित्त वर्ष में इसकी गणना होता है। और भारत का वित्त वर्ष क्या बेटा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। देखिए हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग सारी चीजें याद करते साथ साथ चलें। तो जब इसकी गणना होती है जीडीपी की, तो इसमें इस जीडीपी के कंपोनेंट में क्या क्या शामिल किया जाता है उसको ध्यान रखना है। नंबर दूसरा, इसके लिए बेटा क्या होना चाहिए? एक जियोग्राफिकल बाउंड्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बाउंड्री, एक भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। और इसमें फाइनल गुड्स मतलब अंतिम वस्तु को
अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। सेवाओं को क्या किया जाता है बेटा? शामिल किया जाता है। तो अंतिम वस्तु मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। इज इट क्लियर? और अगली बात है बेटा, इसमें सिटीजन एंड नॉन सिटीजन भी इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। सिटीजन और नॉन सिटीजन, नागरिक और गैर नागरिक भी इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ये सारे चीजें मिल करके हम लोग किसकी गणना करते हैं? तो हम बताते हैं भैया यही हमारे देश की क्या है? जीडीपी। और ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा, इसमें मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? मौद्रिक मूल्य की गणना की जाती है। इसको मॉनेटरी वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मॉनेटरी वैल्यू की बात किया जाता है इसमें। ठीक है, अब इसको और डिटेल में मैं दे देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए सारी चीजें। तो अगर जीडीपी में आप देखोगे तो जीडीपी किन आधारों पर निकलती है? तो इन आधारों पर उसकी गणना की जाती है। ठीक है ना? तो जीडीपी के अंदर में क्या क्या शामिल होता है बेटा? तो पहला, एक वित्त वर्ष में इसकी गणना की जाती है। तो भारत का वित्त वर्ष क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और एक बाउंड्री के अंदर इसकी गणना की जाती है, अर्थात एक बाउंड्री के अंदर में कितनी वस्तुएं और कितनी सेवाओं को शामिल किया गया, अंतिम वस्तुओं का उत्पादन कितना किया गया है और उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है। और दूसरा, इसमें सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को शामिल किया जाता है। इज इट क्लियर? ऐसे देखिए, हटा दूं क्या? हो गया क्या सब लोगों का? ठीक है, अब आप ऐसे देखिए जरा। जैसे मान लो हमने कहा कि ये मान लो यूएसए है, और ये मान लो हमने कहा कि बच्चा क्या है? इंडिया है। हमने कहा इंडिया का कोई ए नाम व्यक्ति है जो सिटीजन है इंडिया का। कहाँ का सिटीजन है बेटा? इंडिया। अब वो अगर यूएसए में गया और जाकर के यहाँ पे मान लो प्रोडक्शन किया। क्या किया? प्रोडक्शन का मतलब क्या किया बच्चा? उत्पादन किया। अब इसके उत्पादन में उसने जितना पैसा क्या किया होगा? अर्न किया होगा। ये सारे के पैसा किसके जीडीपी में जुड़ेगा? तो हमने कहा किसके जीडीपी में जुड़ेगा? यूएसए के जीडीपी में जुड़ेगा। इज इट क्लियर? किसके जीडीपी में जुड़ेगा? यूएसए। क्योंकि जीडीपी की डेफिनेशन में क्या लिखा गया है? एक भौगोलिक सीमा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करता है। इसलिए अब किस बाउंड्री में आ गया वो है? तो आप बोलिएगा यूएसए की बाउंड्री में आ चुका है। इसलिए जितना भी पैसा अर्न यहाँ पे करेगा वो यूएसए की जीडीपी में जुड़ेगा। सपोज दैट कि मानिए यहाँ से कुछ पैसा रेमिटेंस के रूप में अपने देश में भेजता है। रेमिटेंस के रूप में कहाँ भेजता है बेटा? अपने देश में भेजता है। तो यहाँ पर अपने देश में वो किस में जुड़ेगा बेटा? ये जुड़ेगा जीएनपी में जुड़ेगा। ध्यान इतना बात रखिएगा आप लोग। ऐसे ही मान लो हमने कहा कि फॉरेन कंट्री का कोई बी नाम का व्यक्ति है, और अगर वो आया इंडिया में और ये क्या किया बच्चा? यहाँ पर प्रोडक्शन किया और प्लस यहाँ पे किसी प्रकार की सेवाएं दी। तो अब यहाँ पर जो इसके द्वारा अर्न किया गया पैसा होगा वो किसके जीडीपी में जुड़ेगा? तो याद रखिएगा इंडिया के जीडीपी में ऐड किया जाएगा। किसके जीडीपी में ऐड किया जाएगा? इंडिया के जीडीपी। मतलब इंडिया के भौगोलिक क्षेत्र में वो आ चुका है और उत्पादन और सेवाएं यहीं पर दे रहा है। और इसके बाद अगर रेमिटेंस के रूप में कुछ पैसा अगर यहाँ भेजता है तो किस में जुड़ेगा? जीएनपी में जुड़ेगा। इस देश के जीएनपी में जोड़ा जाएगा। इसीलिए जब यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ए कैसे रूप में रहा होगा? सिटीजन के रूप में रहा। और यहाँ पे जब पहुंचा तो कैसा बन गया? तो आपने कहा सर नॉन सिटीजन के रूप में यहाँ पर आ चुका है। ये भी यहाँ पर सिटीजन रहा होगा और यहाँ पे पहुंचा होगा तो क्या लिखे होंगे? नॉन। इसका मतलब गैर और नागरिक और गैर नागरिक आंकड़े को क्या किया जाता है? जीडीपी में काउंट किया जाता है। क्लियर? नोट कर लें फटाफट इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एकदम नोट करते, एकदम फटाफट चला करो, एकदम कोई टेंशन नहीं है। आप सब कुछ क्लास रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे डलेगा। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी कभी खड़ा कर दूंगा, जल्दी से वायरल हो जाए चैनल, है ना? इसलिए हमेशा याद रखिएगा किसी को उठा सकता हूं मैं कभी कोई पूछने के लिए। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट करें जल्दी से। क्लियर हो गया? तो गैर नागरिक और नागरिक समझ गए ना कैसे किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें?
तो ये बातें अच्छी तरीके से आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? नोट कर लिया आप सभी लोग? ठीक, जल्दी कर लो भैया। चलिए तुम लोग ये क्लास में ला दिया गया, बढ़िया है। अब जो बच्चा जुड़ेगा इसी क्लास में रहेगा, है ना? ठीक है। क्लियर? आगे चलें। तो अब आप लिखिएगा एनडीपी। क्या लिखिएगा बेटा? एनडीपी। एनडीपी क्या लिखना है? एनडीपी। तो एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। इसको मूल्य ह्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास। ठीक है। तो इसका फार्मूला जो एनडीपी का होता है, वो जीडीपी में से जब मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो उसे एनडीपी कहा जाता है। ऐसे समझिएगा इसको। जैसे पूरा पहले फुल फॉर्म लिख लो। इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। इसको बोलते हैं मूल्य ह्रास। तो इसे क्या नाम दिया जाता है? एनडीपी। ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब एन पहले आए तो इसको बताइएगा नेट वैल्यू है सर। जब एन बीच में आए तो इसको बताइएगा ये क्या है बच्चे? नेशनल। क्लियर? ये राष्ट्रीय बन जाता है। और ये जो है कि बेटा विशुद्ध कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? विशुद्ध। क्लियर? जब एन पहले आए तो नेट वैल्यू प्रेजेंट करेगा, और जब एन बीच में आए तो किसको बताएगा? नेशनल वैल्यू को। ये चीज क्लियर सभी लोगों को हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे। अब इसका देखो मूलभूत सिद्धांत ऐसे समझो। जैसे हमने कहा था पिछली क्लास में, याद होगा सभी लोगों को, हमने बढ़ाया था जीडीपी, और इसका दूसरा वर्जन ले लेता हूं मैं एनडीपी। क्लियर? अब देखो कैसे। जैसे हमने कहा था कि मान लो यहां पर 3 लोग किसी फैमिली में रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 3। ए बी सी। हमने कहा ए ने मान लो 1,000 रुपया प्रत्येक महीना कमाता है, और बी मान लो 3,000 रुपये प्रत्येक महीने कमाता है, और ये 8,000 रुपये प्रत्येक महीने कमाता है। अगर इस फैमिली की टोटल जीडीपी मैं देखूं, इस फैमिली की अगर जीडीपी देखूं, तो ए की इनकम बी की और सी की तीनों जोड़ देंगे, 8 3 11, ये कितना हो जाएगा बच्चे? 12,000 इनकम हो जाएगा। लेकिन आप 2 मिनट के लिए सोचें कि क्या यह पूरा का पूरा 1,000 रुपया बचा पाता होगा अपनी अर्निंग का? तो आप बोलोगे सर पॉसिबल नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से जा रहा कहीं काम करने के लिए, किराए भाड़े पे खर्च होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना? तो हम ऐसा मान लेते हैं, ए ने मान लो 200 रुपया खर्च कर दिया, तो इसके पास नेट वैल्यू कितना बचा? तो आपने बोला सर 800 रुपया बचा, और हमने माना कि ये 500 रुपया खर्च कर दिया, तो नेट वैल्यू कितने पास बचेगा? 2500 बचेगा। और इसने मान लो 1,000 रुपये खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा? 7,000 बचेगा। इसका मतलब ये जो खर्च कर रहा है, इसका मतलब जिस पर ये खर्च कर रहा है, ये हो गया डेप्रिसिएशन। और ये क्या मिल गया हमें? नेट वैल्यू। तो नेट वैल्यू क्या कर रहे हैं? जब हम जीडीपी में से किसको घटा दे रहे हैं? डेप्रिसिएशन को। तो हमें क्या मिल जा रहा है बेटा? नेट वैल्यू। इसीलिए एनडीपी लिखा होता है। जब जीडीपी में से माइनस डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एनडीपी प्राप्त होता है। और इस बात को ध्यान में रखना है, एनडीपी इज द बेटर देन जीडीपी। जीडीपी से बेहतर मानक कौन माना जाता है? एनडीपी माना जाता है। तो इस बात को आप लोग अपने कॉपी में लिख लो कि जीडीपी से बेहतर मानक एनडीपी को माना जाता है। तो एनडीपी इज द बेटर देन जीडीपी। ठीक है भैया? और इसको तुरंत आप लोग नोट कर लिया करो, ताकि बेसिक चीजें आपके पास ये बात पता होनी चाहिए। अगर बेसिक चीजें पता हैं, इसका मतलब सब ठीक ठाक है।
हो गया सभी लोगों का? नहीं हुआ? अच्छी बात। ठीक है बच्चे, चलिए। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, एनडीपी का फार्मूला हमारे पास निकल गया। अगर आपसे पूछे एनडीपी क्या होता है तो आप बोलिएगा एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब हेडिंग दीजिए आप लोग जीएनपी। क्या लिखना है? जीएनपी। हाँ, आप बताइए एन किस पोजीशन पर है? हम पोजीशन पे पूछा हूं, नेशनल नहीं पूछा हूं। सेकंड है मतलब बीच में है ना, दोनों के बीच में है। तो देखो इसको लिखते हैं जीएनपी। इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में इसे सकल राष्ट्रीय क्या बोलेंगे बच्चे? उत्पाद। क्लियर हो गया? सभी लोगों को स्पष्ट हो गया? तो अब देखो बेटा, इसका जो फार्मूला होता है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस ए माइनस बी। क्या होता है? ए माइनस बी। जरा इसको पहले नोट करें फिर मैं समझाता हूं, ठीक है? ए माइनस बी। अब ऐसे आप समझिए, इसको हटा दूं क्या? इसको हो गया? ठीक। ऐसे समझिए आप लोग, अभी हमने आपको बताया था कि मान लो ये यूएसए है और ये बच्चे क्या है, हमने कहा है ए नाम का व्यक्ति गया, इसके जीडीपी में क्या हुआ? ऐड हुआ, और यहां से भेजा तो जीएनपी में ऐड किया गया। ये बात तो कंफर्म है ना, बताना नहीं पड़ेगा ना मुझे? ठीक। इसी तरीके से बी है फॉरेनर, यहाँ पे गया बेटा तो किसके जीडीपी में ऐड होगा? तो इंडिया के जीडीपी में, और यहाँ से कुछ रेमिटेंस भेजेगा, किसमें होगा? जीएनपी में होगा। किसके जीएनपी में? तो यूएसए के। तो अब आप सोचो कि हमने फार्मूला क्या लिखा, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए किसको इंडिकेट कर रहा है? तो इंडियन को। और इंडियन क्या कर रहा है बेटा? कहाँ से अर्न मनी कर रहा है? तो अर्न मनी फ्रॉम यूएसए से या फॉरेन कंट्री से। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? बी। बी क्या है बेटा? तो फॉरेनर है, ये कहाँ से कर रहा अर्न मनी? फ्रॉम इंडिया। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इसलिए ए माइनस बी को क्या कहा जाता है? NFIA। इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नोट कर लो बेटा। इसीलिए ए माइनस बी को NFIA बोला जाता है। बस ए व्यक्ति वह है जो विदेशों से पैसा को अर्न कर रहा है, और बी फॉरेनर है जो इंडिया से पैसा को अर्न कर रहा है। और इन दोनों को अगर आप घटा दोगे तो इसे ही कहा जाता है कि नेट फैक्टर इनकम कितना प्राप्त हुआ। ऐसे समझिएगा, ए विदेश से 500 रुपया कमाया और बी जो है कि इंडिया से 800 रुपया कमाया। तो बताओ ऐसे में कौन ज्यादा कमाया? बी ज्यादा कमाया। इसका मतलब बी ने हमारे यहाँ से पैसा कहाँ ले गया? विदेशों में ले गया। कितना ज्यादा ले गया? तो आप बोलोगे 300 ज्यादा ले गया। मेरी बात आप समझ रहे हो ना? तो अब आप देखोगे नेट निकालना पड़ेगा तो डिफरेंस कितना का आ रहा है? 300 रुपया ज्यादा आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी इकोनॉमी, कभी कभी आपने नाम सुना होगा सरप्लस होता है। सरप्लस कैसे होगा? जब हमारे पास सरप्लस होगा। हमने 800 रुपया वहां से कमाया, हमारे यहाँ से 3, हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? सरप्लस। इसका मतलब हमारा जीएनपी क्या होगा? सरप्लस होगा। इज इट क्लियर?
लेकिन अभी क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, घाटे में हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से वो ज़्यादा कमा के लेके गया, हम उसके यहाँ से कम लेके आए, इसलिए अभी मैं घाटे में। जब दोनों की गणना कर ली जाती है तो एक नाम दिया जाता है, क्या, नेट वैल्यू कितना हो रहा है। ये इसको घटा लिया जाता है तो इससे पता चलता है कि नेट वैल्यू कितना प्राप्त किसको हुआ है, इसीलिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड लिखा जाता है। इसलिए इसका जो डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है वो क्या बन जाएगा, हटा दूं, क्या हो गया, अभी नहीं हुआ, जल्दी करें बच्चे, फिर जल्दी करो आप सभी लोग। दिख रहा है ना साफ साफ पीछे से, आवाज तो मेरी सुनाई दे रही है ना? हाँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विशुद्ध विदेशों से प्राप्त आय। जोर से बोलो यार, यहां तक आवाज नहीं आ रही। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड लिखते हैं इसको, है ना, NFIA। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे बेटा, देखो, GNP बराबर GDP प्लस NFIA, बस यही फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, तुरंत लिख लो, ठीक है। और NFI में क्या है, हमने कहा A माइनस B वाला पोजीशन है, ठीक है। ए एक इंडियन है, अर्न कर रहा हूं मनी कहां से, फॉरेन कंट्री से। बी एक फॉरेनर है, अर्न मनी कहां से कर रहा है, इंडिया से। तो जब इसको घटा जोड़ लिया जाता है तो इसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कोई दिक्कत यहां तक, कोई किसी को दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए। जब इसी के फार्मूले में हम लोग जब NNP निकाल लेते हैं, NNP बराबर, तो जब हम लोग GNP माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं तो हमें क्या निकल जाता है, नेट नेशनल इनकम निकल जाता है। नेट नेशनल इनकम पता चलता है। विशुद्ध राष्ट्रीय आय, विशुद्ध राष्ट्रीय आय, इज इट क्लियर सभी लोगों को? विशुद्ध राष्ट्रीय आय का फार्मूला क्या होता है, जब GNP में से माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, NNP मिल जाता है। आई होप कि सभी लोगों को ये बात याद हो गया होगा, ठीक है ना, क्लियर? तो देखें, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें, मैं आगे बढ़ूं क्या, एक बार बताइए सभी लोग। नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है, क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब देखो जरा ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर शुरुआत में बताया था कि मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है बच्चा, फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या होता है, NIT। इस बात को लिख लो जो लोग नहीं लिखे हैं, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट है, अब प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये पूरा लिख लो, बाजार मूल्य बराबर, बाजार मूल्य बराबर फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत, साधन लागत प्लस विशुद्ध अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर। ये टोटल जो है कि अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना पड़े, साधन लागत निकालना पड़े, तो फैक्टर कॉस्ट निकालना पड़े तो क्या करेंगे हम लोग, बताओ, मार्क माइनस NIT कर देंगे। तो यहां लिख लेना, अगर साधन लागत निकालना हो, साधन लागत बराबर बाजार मूल्य, बाजार मूल्य माइनस विशुद्ध अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष
कर, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया सबको। अब आप थोड़ा सा गौर करिएगा इस पर। देखो अब मैं डायरेक्ट लिखना प्रयास करूंगा इसको, तो मैं यहां लिख देता हूं मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या होता है, एनआईटी। इस बात को सभी लोग गौर दीजिए, फैक्टर कॉस्ट में जब हम प्लस के एनआईटी को तो क्या मिला हमें, मार्केट प्राइस। अब देखो इसी तरीके से एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस क्या होता है, डेप्रिसिएशन, और जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआई ए, और एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब आप देखिए जरा ध्यान से, यहां से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देता है, कभी एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है तो क्या पूछेगा, देखिए जरा ध्यान से। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों से स्वयं। देखिए यहां पर क्या कॉमन है बेटा, पी कॉमन है, क्योंकि दोनों प्रोडक्शन कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, डी कॉमन दिख रहा है। अब लास्ट में बचा क्या हमारे पास, नेट, और अगला क्या बचा, ग्रॉस। तो अब आप देखो नेट लिख दिया, नेट से अगर हमें ग्रॉस निकालना पड़े, नेट से ग्रॉस पर जाना पड़े, या ग्रॉस से नेट पर आना पड़े, या तो प्लस डेप्रिसिएशन होगा या फिर माइनस डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन और मैं तोड़ दे रहा हूं इसको कि जब नेट वैल्यू दिया हो और ग्रॉस निकालना हो, क्या निकालना हो, ग्रॉस निकालना हो, तो जो ग्रॉस निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे नेट के साथ में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जब ग्रॉस निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस कर देना पड़ेगा। इसका मतलब डेप्रिसिएशन किस रूप में हो जाएगा, प्लस में। अगर नेट निकालना हो तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस में है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस में। इस पोजीशन को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पे क्या कॉमन आपको दिख रहा है, पीपी, और कुछ कॉमन दिख रहा है, जी और जी। तो क्या बचा यहां पर, नेशनल एंड डोमेस्टिक। तो देखो यहां पे मैं लिख दिया, नेशनल से अगर डोमेस्टिक पे जाना है, कहां जाना बच्चा, डोमेस्टिक पर। तो देखो अगर हमें नेशनल निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, प्लस एनएफ आईए, और डोमेस्टिक निकालना पड़ेगा तो फिर माइनस एनएफआई ए करना पड़ेगा, क्लियर। और उसी प्रकार से देखो पी और पी कट गया, नेशनल और नेशनल कट गया, तो ग्रॉस और नेट वही सेम वैल्यू आ रहा है, ग्रॉस और नेट मतलब डेप्रिसिएशन प्लस या माइनस होगा। तो प्लस कब होगा बेटा, जब नेट निकालेंगे तो माइनस करेंगे, और जब ग्रॉस करेंगे तो प्लस करेंगे। इस बात को क्लियर सभी लोगों को है, इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। इसका भी आप लिख सकते हैं, ये नेट वैल्यू दिया हुआ है और ये जो है कि ग्रॉस वैल्यू। तो ग्रॉस आएगा तो क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट निकालना पड़ेगा तो माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर, स्पष्ट हो गया सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ें, जल्दी करें। क्लियर, आगे बढ़िए। चलो भैया जल्दी करो तुम लोग। आज फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना मैं, फास्ट पढ़ा रहा हूं मैं सोच रहा था स्लो पढ़ा रहा हूं, और तुम लोग कह रहे हो फास्ट पढ़ा रहे हो सर। अच्छा ठीक है, मैं स्लो करता हूँ थोड़ी क्लास, है ना, और बहुत प्यार से तुम लोगों को समझाता हूँ, है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो कोई बताने की जरूरत नहीं ना मुझे, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन अगर मान लो इस प्रकार से पूछता है तो आप इसका जवाब कैसे देंगे। चलूँ आगे, हो गया क्या, हो गया। इसको एक बार दिमाग में परमानेंट सेट करो, परमानेंट सेट करो इसको। कैसे कि सर नेट पूछेगा जब भी तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे,
अपने मन में सोचो, डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे सर, ग्रोथ में ऐड होता है सारी चीजें, ग्रोथ में सब चीज शामिल होता है, इसलिए क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे। क्लियर हो गया मेरी बात में? जब नेशनल पूछेगा तो याद होगा, नेशनल में हमने कहा कि इसमें सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसका मतलब हमारे डोमेस्टिक में आया तो सब जुड़ जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे नेशनल वाले में जोड़ देंगे, और डोमेस्टिक वाले में क्या करेंगे, जब हमारे से पैसा भेज देगा तो क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे, बी को माइनस कर रहे थे। ठीक है, क्लियर हो गया मेरी बात में? तो ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक में माइनस करेंगे एफआई को, और नेशनल वाले में क्या करेंगे प्लस करेंगे। बाकी है तो दोनों में सेम है, कोई दिक्कत यहां पर है नहीं, है ना। अब देखो, मान लो आपके एग्जाम में अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेगा, इफ गिवन एनडीपी मार्केट प्राइस देन फाइंड आउट एनएनपी मार्केट प्राइस नहीं फैक्टर कॉस्ट। अब ये क्वेश्चन लिख लो जरा, मैं अभी समझाता हूं फिर आप लोगों से कराऊंगा। क्वेश्चन लिखो, इफ गिवन द एनडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी मार्केट प्राइस दिया हुआ है, देन फाइंड आउट एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। पहले इसको बड़े आराम से देखें कि इस क्वेश्चन का सलूशन हम कैसे 1 सेकेंड में कर सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, है ना। हाँ, तो आपको देखो पहले प्रोसेस बता रहा हूं, प्रोसेस में कैसे करना गौर समझिएगा। दिया क्या बेटा, वो उसको नीचे लिख दो, एनडीपी मार्केट प्राइस। निकालना जो है उसको बड़ा वाला ऐसा एरो बना दो, ठीक है। जो निकालना हो उसको क्या बनाए, एरो बनाए। और एरो के आगे क्या निकालना है, तो देखो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो कुछ मत करिएगा, पहले जो कॉमन है, कॉमन क्या करिए बेटा काट दीजिए, और कुछ कॉमन दिख रहा है नेट वैल्यू, और नेट वैल्यू कॉमन कट गया। निकालना क्या हमें है, नेशनल निकालना। सिर्फ क्या बचा हमारे पास, नेशनल। तो अब आपको मैंने बताया कि नेशनल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, प्लस। तो हम क्या करेंगे, NFIA को प्लस कर देंगे, पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा देखो, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, पूछ क्या रहा आपसे, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में NIT होगा, NIT क्या होगा, माइनस या प्लस, माइनस होगा ना भाई, क्या पूछ रहा है फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए ना। तो मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT होता है। जब फैक्टर कॉस्ट निकालना पड़ेगा तो मार्केट प्राइस में से क्या करूंगा मैं, NIT। तो इसका मतलब घटा देना पड़ेगा, मार्केट प्राइस में से माइनस NIT घटा दूंगा, और जिस ऑप्शन में ये दोनों होगा वही आंसर होगा। और ऑप्शन आपको ऐसे ही देगा कि प्लस NFIA और प्लस NIT देगा, बी देगा प्लस NFIA माइनस डेप्रिसिएशन दे देगा, सी देगा प्लस NFIA माइनस NIT दे देगा, और डी देगा नन ऑफ दिस। तो कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान होना चाहिए। एक चीज देगा और दूसरा निकालने के लिए आपसे बात करेगा वो, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बड़े आसानी के साथ उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन और मैं, अच्छा लिख लो इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन और समझाता हूं मैं, रुक जा पर लिख लेना। क्लियर हो गया सभी लोगों को? आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन और सॉल्व करा रहा हूं, फिर 2-3 मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा। गलती हमेशा प्लस और माइनस को लेके होगा, ठीक है ना। और फिर इसको डायरेक्ट बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो, मान लो दूसरा क्वेश्चन आपके पास ऐसे दे दे कि दिया हुआ है
गिवन है बेटा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और फाइंड आउट क्या करना है एनएनपी मार्केट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो अब आप बड़े आराम से इसको पहले देखें, समझे, 2-3 क्वेश्चन मेरे साथ में, फिर आप अपने आप से करिएगा। मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं टाइम भी दूंगा, टेंशन मत रखिएगा, भले यूट्यूब पे डालेगा कोई दिक्कत नहीं है। आप सॉल्व करके जब आप परफेक्ट हो जाएंगे कि सर क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, तब मैं आपसे बात करूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, पहले मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं, लिख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना क्या बेटा, एनएनपी मार्केट प्राइस। तो देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, पी से क्या हुआ, कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। तो पहले एक काम करते हैं, फैक्टर कॉस्ट दिया, मार्केट प्राइस निकालने की पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एनआईटी हो जाएगा। इतना बात तो सबको पता है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जीडीपी दिया, डोमेस्टिक दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, नेशनल इनकम में हम क्या कर रहे थे, प्लस एनएफआई ए कर रहे थे। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रॉस दिया है, यहाँ पे क्या निकालना है, तो क्या करेंगे, तो अब बताओ, इसी प्रकार से तीनों ऑप्शन होंगे, क्या होंगे बच्चे, तीनों ऑप्शन दिया होगा। एक ऑप्शन में दिया होगा प्लस एनआईटी, ऑप्शन माइनस एनएफआईए और प्लस डेप्रिसिएशन। बी ऑप्शन देगा माइनस एनआईटी और प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन। सी में क्या दिया होगा कि प्लस एनआईटी एंड प्लस एनएफआईए एंड माइनस डेप्रिसिएशन। और डी में दे देगा कि नन ऑफ दिस, क्या दे देगा बच्चे, नन ऑफ दिस। तो आंसर बताओ कौन सा सही होगा विकल्प, विकल्प सी सबको पता हो गया, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, अब एकदम शॉर्ट में देखिए क्या कराता हूं मैं, है ना। अब एकदम दिमाग आप सेट कर लीजिए, जैसे हो गया सबका ना, हाँ थोड़ा फास्ट होगा तो बता देना भैया आप लोग, है ना, कि सर थोड़ा तेज चल रहे हैं। बिल्कुल एक बार और करते हैं, बहुत बढ़िया बेटा, लो नोट करें, ठीक है ना। देखिए तुम हमको बता दिया करो, क्योंकि देखो मैं अपने धुन में हूँ, क्योंकि ये जा कहाँ रहा है, सब यूट्यूब पे जा रहा है, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता, मैं पढ़ा रहा हूँ बढ़िया तरीके से, है ना। लेकिन आप बता दीजिएगा स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो। अब सही है, हाँ, तो बस हो गया, कंट्रोल कर लिया, कोई बात नहीं, इसको नोट कर लो। ऐसा भी नहीं है, ठीक है, चलिए, हो गया ना सबका, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको करना कैसे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए हम कटपीट करते रहे बैठ करके, नहीं, हम दिमाग से सोचेंगे और आंसर डायरेक्ट मारेंगे। क्या, जैसे मान लो क्वेश्चन आपके सामने दे दिया हो, मान लो तीसरा क्वेश्चन, हमने कहा क्या दिया हो, तो आपने बोला सर गिवन दिया है, क्या दिया है, कुछ भी ले लो, हमने कहा एनडीपी मार्केट प्राइस दिया हो और निकालना क्या है, तो हमने कहा कि सर फाइंड आउट करना है, मान लो एनएनपी करना है, क्या करना है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट करना है। ठीक है बच्चे, तो अब आप लोगों को ध्यान क्या देना है, मैंने कहा ना कि देखो यहां लिखता हूं मैं, लिखना नहीं है तुम्हें, मैं सिर्फ लिख रहा हूं समझाने के लिए, तुम्हें नहीं लिखना है, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ आंसर मारना बस। इसको आप भूल जाओ, ध्यान मत देना क्या दिया हुआ है, इस पर बंद कर दो आप, इसको क्या कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। अब आप देखो जरा ध्यान से, ये क्या लिखा गया बेटा, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, क्या लिखवाया था मैंने, इन्हीं के ऊपर लिखो, इसके ऊपर लिख दो, इसको मत देखो। इतना बात है कि पी सब में कॉमन होता तो ये खत्म हो गया है, बचा नहीं है। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नेशनल, तो नेशनल में हमने क्या बताया था, प्लस एनएफआई ए, हम इधर नहीं देख रहे हैं। और ये क्या लिखा हुआ बेटा, नेट लिखा हुआ, तो नेट में हमने क्या बोला था, बस। तो इसका मतलब अब ये 3 बिंदु आपको मिल गए। अब पलट करके इसे देख लेना, क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ एन वाला नेट कॉमन दिख रहा है, तो इसको हटा देना बस। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं,
सबको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ एन हमको कॉमन मिला, उसको नहीं लिखना, उसको हटा देना, परमानेंट हटाओ वहां से, डिलीट कर दो, खत्म। तो आंसर हमारा क्या होगा फिर? हमने इधर नहीं देखा ना, मैं कब देखा? जब मैं आंसर निकाल लिया तब देखा कोई कॉमन है, काट दो, खत्म। बात समझ रहे हो ना? 1 सेकंड में करना बस इसको लेकर के, और सीधा आंसर मारना नहीं है, गोला भरना है सीधा उठा के, ऐसे देखते गोला भरना उस पर, ठीक है? दिमाग में इसका कैलकुलेशन बहुत तेज होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन अभी मैं ऐसे, फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है? मैं इस पर बिल्कुल नहीं देखा हूं, देखा हूं? नहीं देखा हूं, कट पिट कुछ नहीं किया हूं, सिर्फ हमको पता है कि पी तो सब में कॉमन ही, परमानेंट कॉमन होता है, मैं पी को हटा दिया हूं बस, बाकी को चीजों को उसके सर पे मैं रख दिया उठा उठा के बस, और इसके बाद में क्या देखा, कौन कॉमन, उसका हटा दिया, खत्म, बस हो गया आंसर हमारा, ठीक है? एक क्वेश्चन और दूं क्या? एक क्वेश्चन और दूं मैं, एक क्वेश्चन में देता हूं, सोच करके, पेन किसी को नहीं उठाना है, अगर पेन उठाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा हमको, है ना? हमको मजा आना चाहिए, फील होना चाहिए, तब। समझ रहे हो मेरी बात में? चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फिर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा, है ना? और क्वेश्चन कई बार फंसाने का कोशिश करेगा आपको, इसमें 2 सर्कल एक साथ दे देगा और 2 को 2 के साथ निकालने के लिए पूछेगा, घबराना नहीं है, इसी मेथड का प्रयोग करना, बार बार लिखना नहीं सर ये दिया हुआ इसको एरो बनाओ, नहीं जी, अब डायरेक्ट आंसर मानना, क्लियर? चलिए देखिए, मान लो क्वेश्चन नंबर 4, हमने कहा मान लो ये दिया हुआ एनडीपी, आप बोल दो क्या दिया हुआ, मार्केट प्राइस दिया हुआ, आप बोलो दूसरा क्या निकालना है, आप ही बोलो इन सभी में से, बोल दो। जीएनपी निकाल लेते हैं, लिखो जीएनपी, एफसी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो हम ये भूल जा रहे हैं क्या दिया हुआ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दिस, कि हमको क्या दिया हुआ है हमें किस पर फोकस करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये हमारे पास क्या बेटा है, तो क्या लिखेंगे यहां पे, माइनस, इतना बात सबको समझ में आ गया? और ये बात पता है सबको, सब में कॉमन होता है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, नेशनल में क्या लिखा था, बहुत बढ़िया, इसी तरह आवाज होना चाहिए तुम लोगों का। ये क्या है हमारे पास, तो ग्रॉस में हमने क्या लिखवाया था, प्लस, बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब देख लो कुछ कॉमन वॉमन चल रहा है क्या, देखो देखो जल्दी देखो, जल्दी देखो, कुछ है क्या कॉमन हमारे पास, नहीं है ना? इसका मतलब हमारे पास क्या आंसर निकलेगा, मैं कुछ किया हूं, मैं इधर देखा भी नहीं हूं, मैं जो था उसके सर पे उठा के रख दिया बस, वही, और वही आंसर है, ठीक है? लेकिन कई बार ऐसे देखो दे देगा, मान लो देखो कैसे कर देगा बेटा, एनडीपी और मार्केट प्राइस, और यही बात आपसे पूछे जीएनपी मार्केट प्राइस, तो हमें क्या करना है कि मार्केट प्राइस में मैं क्या कर रहा था, मुझे बताओ, मार्केट प्राइस में क्या कर रहा था, प्लस एनआईटी, और ये तो कट गया, और ये वही बचा एनएफआई, हम इधर नहीं देख रहा, और ये क्या बचा बेटा हमारे पास, ग्रॉस होता क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन। अब कॉमन देख लेंगे, तो कॉमन हमारा 2 मिल रहा है वाला ना, तो हम किसको हटा देंगे, बस। इज इट क्लियर हो गया सब लोगों को, कोई दिक्कत? मैं प्रश्न दू ना प्रश्न, करोगे सॉल्व अपने तरीके से, ठीक है? एक बार देख लीजिएगा सभी लोग मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको नहीं देख रहा हूं, मैं बाद में देखूंगा, तब देखूंगा कोई कॉमन है तो काट दूंगा, हटा दूंगा, फ्रीज कर दूंगा, नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब सारे आंसर होगा। ध्यान रखिए एक बार प्लस माइनस में आपसे गलती कराता हूं, वो प्लस माइनस वाला गलती मत करिएगा, जो हमने पहले पेज पे बताया हूं, सबके ऊपर जो लिखा हूं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कहां गया भैया? अच्छा, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। सर ग्रॉस है तो प्लस डेप्रिसिएशन, सर नेट है तो माइनस, नेट में तो हमने माइनस कर रहे थे, दिमाग में परमानेंट सेट हो जाएगा। सर कोई बात नहीं, नेशनल है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से जुड़ जाएगा, और डोमेस्टिक है तो क्या हो जाएगा बच्चे, घट जाए। मेरी बात आपको समझ में आ गई सब लोगों को? अब मैं एक क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर देने जा रहा हूं, आप मुझे बताने की कोशिश करिए, है ना? चलिए अब आपको डायरेक्ट मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग लगाइएगा बैठ करके, मैं यहीं पे रहूंगा, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे सभी लोग देखेंगे। जीडीपी मार्केट प्राइस, ये बेटा गिवन हमारे पास है, और जो जो निकालना है मैं यहां लिखता हूं, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को निकालना है, और निकालना है तो मैंने एरो बना दे रहा हूं इस पर, और इसके बाद इसके रेफरेंस में जीएनपी मार्केट प्राइस निकालना है। अगर ये दोनों निकल गया तो ये गिवन है, तो अब इसको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि ये गिवन है, इसके रेफरेंस में इसको निकालना है, ये गिवन है,
इसके रेफरेंस में इसको निकालना है, और ये जो गिवन है इसके रेफरेंस पे इसको निकालना, बस आगे सब लिखते चले जाओ इस बाउंड्री पर, क्या होगा, कुछ नहीं, बड़े आराम से इसको आगे लिखते हुए चले जाओ। सॉल्व करके मुझे जल्दी जल्दी बताइए, मैं ताकि उसको चेक कर लूं। हो गया? हो गया सभी लोगों का? तो मैं एक लोगों से पूछता हूं, आप उनसे सहमत होंगे असहमत होंगे, आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं उसी से जज कर लूंगा कितने लोगों का ठीक हुआ है, और नहीं भी ठीक हुआ होगा तो आप मिला लीजिएगा, हाँ सर ठीक है ना। तो मैं एक लोगों से कोई पूछता हूं, जो अपना आंसर बताएंगे मैं वहां लिख देता हूं, बाकी सभी लोग मिलाइएगा, फिर लास्ट में मैं चेक कर लूंगा कि वो सही है या गलत। इतनी बात स्पष्ट हो जाएगी सबको, कोई दिक्कत यहाँ पे? देखिए देखिए, जब इसको आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी आप लोग, तो एनसीईआरटी में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, फंसा देगा, आप पढ़ोगे तो बड़ा मतलब ऐसा लगेगा कि दिमाग खराब कर रहा है एनसीईआरटी पूरा। लेकिन अब बेस आपको इस फार्मूले पर निकाल के बता दिया, आप जाके करोगे बैठ कर ना, स्वयं ये सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, बड़े आसानी सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना, जो बताया हूं उसी पे लेकर के आपको चलना। क्लियर? चलिए देखिए, अब मुझे बताइए कि जीडीपी मार्केट प्राइस गिवन है और हमें निकालना है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो मैं बताऊं यहां पे क्या लिखूं? पहले मैं आपका आंसर लिख रहा हूं, मैं अपना नहीं बता रहा हूं, पहले मैं आपका आंसर लिख लूं, इसके बाद क्या गलत है और क्या सही है तब मैं बताऊंगा, ठीक ना। और आप लोगों सही बनाए होंगे, एक लोगों से पूछ लूंगा, तो फिर आप क्या करिएगा, बता दीजिएगा सर सर बिल्कुल सही है। तो बताइए यहां पे क्या आंसर आएगा? माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। अच्छा जी, माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस एनआईटी। क्या सभी लोग इस बात से सहमत है? किसी का प्लस माइनस में कोई गड़बड़ी तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं, कंफर्म है? मैं भी चेक कर लूं? ठीक है, मैं कहां देखूंगा? यहाँ देख, मैं वहां नहीं देखूंगा, मैं कहां देखूंगा? यहाँ देख, ये क्या है बेटा? तो मुझे पता है कि फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, इसका मतलब ये कंफर्म है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है ना। पी सब में कॉमन होता है, कट गया। यहाँ पे क्या लिखा गया है? डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक का क्या होता है हमारे पास? माइनस एन एफ आई। अब यहीं पर माइनस एन एफ आई है, अगर आपका आंसर यहाँ नहीं, इसका मतलब दोनों में कॉमन होगा, कहीं नहीं कहीं कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? नेट। नेट में क्या बचा हमारे पास? इसका मतलब ये बिल्कुल आंसर जितने लोगों का आया है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है मामला, ठीक है, एकदम बिल्कुल करेक्ट, सबका करेक्ट है ना, किसी का कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल यही चाहिए मुझे। अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा? प्लस, चलिए, प्लस एन एफ आई ए, चलिए बहुत बढ़िया। और बताइए, बस एक ही है? चलिए चेक कर ले हम लोग, ये दोनों आपस में, तो हमने बोला इसको आप ऐसे भी लिख करके चेक कर सकते हैं, पी पी से गया, अगर है कुछ यहाँ पर जी जी से गया, तो मेरे पास क्या बचा सिर्फ? तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करते थे, तो ये जितने लोगों का आंसर आया है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। इसका बेटा एक बार आंसर बताओ जरा, क्या होगा बेटा? प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एन एफ आई प्लस, सारे आ गया क्या प्लस में? क्या बात कर रहे हैं, देख लें हम भी, मार्केट प्राइस करेक्ट है, बी से कट गया, ये क्या है बेटा? नेशनल में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है? क्रॉस में। इज इट क्लियर? क्या कोई कॉमन वॉमन दिख रहा है क्या? तो कोई कॉमन हमारे पास नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल आंसर क्या हमारे पास हो गया? एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। कॉन्फिडेंस आया कुछ कि नहीं आया? एक तो और दे दे, एक और देंगे, चलिए
प्रयास करिए आप लोग, थोड़ा सा प्रैक्टिस मेरे साथ करोगे एकदम आसान बना देंगे ये सब चीजें, एकदम आसान। आप पढ़ोगे ना, आपको किसी बुक को जा करके ना, तुम्हें लगेगा कुछ भी नहीं है सर, बहुत आसान ही है ना, एकदम आसान के रूप में। देखिए आपको कई बार क्वेश्चन ना भ्रम में डाल देगा, भ्रम में क्या डालेगा, ऐसे लिखेगा, मान लो एनडीपी मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, निकालिएगा डीएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालिएगा, देखो एरो बना दे रहा, निकालना है। फिर बोलेगा कि ये दिया है, इसके रेफरेंस में इसको निकालना है, ठीक है। अब फिर हमने कहा कि देखो ये दिया है एनएनपी मार्केट प्राइस, इसके रेफरेंस में ये निकालो, और फिर बोलेगा कि इसके रेफरेंस में उल्टा भी निकाल लो। और देखिए फिर बोलेगा कि भैया देखो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट दिया होगा, और बोलेगा इसके रेफरेंस में ये निकालो, और इसके रेफरेंस में इसको निकालो, और इसके रेफरेंस में इसको, और इसका उल्टा कर दो, और इसके रेफरेंस में इसको निकालो और इसको कर दो उल्टा। बात एक ही है, बस समझाने का तरीका तुमको अलग हमने दे दिया। देखिए क्या निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे ऐसे निकालना हूं तो प्लस, अगर माइनस या प्लस और माइनस आया तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, तब मतलब एक ही हुआ। तो जो ऐसे निकल रहा चिन्ह बदल देना वैसे हो जाएगा, जो ऐसे निकल रहा चिन्ह बदल देना ऐसे, जैसे निकाल रहे हो चिन्ह बदल देना ऐसे हो जाएगा। तो सबका क्या होना, जब उल्टा ले जाना तो चिन्ह बदल देना, सीधे ले जाना तो वही आपका चिन्ह रहेगा। क्लियर हो गया? एकदम बिल्कुल जल्दी से करने का प्रयास करें इसको, ताकि मुझे अच्छा लगे कि आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और मैं आंसर सबसे पूछना चाहूंगा। ठीक है बच्चे, हो गया? अरे वाह, गुड, क्या बात है, सबका सही होगा, उम्मीद करूंगा सबका सही हो, है ना। चलिए तो मैं एक बार चेक कर लूं सबका, कंफर्म चेक करूं, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो पूछूंगा वही आंसर बताना, गलत मत लिखवाना, है ना। अगर गलत निकालोगे तो फिर उल्टा आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं बच्चा, पहले आप मुझे इसका बताएं, ध्यान से, क्या बोले बेटा, प्लस एप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। गुड। बताओ कितने लोगों का ये बात स्पष्ट, सबका मिल रहा है एक साथ, सबका हो रहा है ना, गलत तो नहीं प्लस माइनस में कर रहे हो ना, एक बार देख लेना।
तुम लोग को ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। तो स्वाभाविक बात है कि अगर मुझे इधर से निकालना पड़ेगा तो सबका क्या करूंगा मैं, ये डेप्रिसिएशन और माइनस NFIA और प्लस NIT। बताओ कितने लोगों का सही ये बात हो गया, सबका सही हो गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ठीक है, बढ़िया हो गया। चलिए बेटा अब मुझे ये वाला बताओ, ये वाला जो बता रहा हूं नीचे आना है, इसका क्या आंसर होगा, माइनस NIT सिर्फ, ठीक है, माइनस NIT होगा तो इधर से जाओगे तो क्या बन जाएगा, चलिए ये बहुत बढ़िया बात है, कंप्लीट हो जाएगा, सबका सही है, किसी का मिसमैच तो नहीं हो रहा है ना, मैं चेक नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, बाद में कर लूंगा चेक अभी मैं, है ना। अब बताइए मुझे कि अगर ये दिया हुआ तो इसके रेफरेंस से पहले मुझे ये बता दो आप, प्लस प्लस NFIA, ठीक है, यहां लिख दूं मैं प्लस NFIA, बस एक ही है, ठीक है, तो इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ बच्चे, ये गिवन है इसको निकालना है, तो ये वाला पोजीशन का हमें बताइए क्या होगा, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA, चलो NFI लिख दिया मैंने, या NFIA NIFA लिख, कोई दिक्कत नहीं है ना, और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA। इज इट क्लियर सभी लोगों का यहाँ तक, किसी का मिसमैच तो नहीं है, बता देना चेक करके, है ना, फिर मैं इसको चेक कर लूंगा। अब मुझे बताइए कि इसके रेफरेंस में ये क्या निकलेगा, ये वाला प्लस NFIA माइनस, बताओ कितने लोगों का सही है, सभी लोगों का, चलिए अब ये हो जाएगा उल्टा, तो माइनस क्या हो जाएगा NFIA और प्लस NIT। अब भी कुछ छूटा क्या, नहीं छूटा। अब आप देख सकते हैं ना कि आपको घुमाने का मैं प्रयास किया हूं, लेकिन मूलभूत जो सिद्धांत हमने बताया था उस पर देख करके किसी का भी आंसर, कहाँ, यहाँ ये वाला, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस है और ये क्या है माइनस, देख लीजिए मैं चेक कर लूं, बताओ, आप इन लोगों को ऊपर छोड़ रहा हूं जो आपने बताया है, ठीक है ना, जो आपने बताया भी मैं चेक वोक नहीं किया हूं, मैं आपके ऊपर सिर्फ इसको क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। अगर सबका सही एक ही आ रहा है तो मैं मान के चल रहा हूं कि सही होगा, ठीक है, क्लियर हो गया, सबका सही है नहीं वाला, देख लो बस चेंज किया हूं, प्लस NIT है और माइनस NIT, सबका सही हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, अब मैं आपको सिर्फ फंसाने के इसलिए दिया था। अब आपसे अगर कोई भी सिंगल देके पूछेगा तो 1 मिनट के अंदर में उसको क्या करोगे आप, निकाल दोगे, बस किसको पकड़ना है, जो दिया है उसको नहीं देखना है, जो निकालना है उस पर दिमाग रख के उसके टोपी पर लिख देना सब, बस, तो उसके सर पे क्या करना है, सिर्फ पुट ऑन कर देना है, क्या क्या सिंबल बताए थे लिखने के लिए वो सारे डाल देना, आपका आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन देगा और चारों ऑप्शन में देखिए, कई बार वो शॉर्ट में आंसर लिखेगा, कई बार पूरा ऐसे करके लिखेगा, जैसे मान लो हमने लिख दिया ये वाला ना, ये वाला किसी आंसर में हमने लिख दिया A, मैंने लिख दिया माइनस NFIA और प्लस क्या लिखा था मैंने, माइनस क्या लिखा था बेटा NIT, है ना, तो ऐसे कभी भी आंसर नहीं देगा, वो लंबा चौड़ा इसको बना के पूरा फुल फॉर्म के साथ में लिखेगा, है ना, तो घबराना उसको नहीं है, अपने तरीके से शॉर्ट में उसको बना देना सामने कि क्या लिखा हुआ है ना, ऐसा ही लिखेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विशुद्ध विदेशों से प्राप्त आय को क्या किया जा रहा है, सबस्टेक किया जा रहा है, ऐसे लिखेगा, सबस्टेक NFIA, पूरा शब्दों में लिखेगा, वो हटाया जाता है, फिर लिखेगा सबस्टेक क्या किया जाता है, विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर, सीधा लिखेगा सबस्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो घबराना नहीं है, बस अपने मन में सोचना है कि इसका शॉर्ट क्या है, यही है, ठीक है ना, तो आराम से उसको देखते हुए क्या कर देना है, आंसर आपको मार देना है, क्लियर हो गया ना। अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, अब ये टॉपिक मैं समाप्त कर रहा हूं, है ना, तो अब लिखो आप कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। चलिए, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इसके 3 मेथड का प्रयोग किया जाता है, कितने मेथड का प्रयोग होता है बेटा, 3 मेथड, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो आज माइक नहीं लगाया हूं, खांसी भी आ रही है ना, लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम
इसके कितने मेथड हैं? तो लिखिएगा सर मेथड 3 है। बहुत बढ़िया, 3 मेथड है, कोई बात नहीं। देखते हैं पहला मेथड। तो पहला मेथड हम लिख लेते हैं, पहला इनकम मेथड। क्या लिखेंगे हम लोग? इनकम मेथड। और दूसरा लिखेंगे सर एक्सपेंडिचर मेथड लिखेंगे। और तीसरा जो है कि प्रोडक्शन मेथड। क्या लिखेंगे बच्चे? प्रोडक्शन मेथड, या इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। हिंदी में भी साथ में लिख लीजिएगा, क्योंकि कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो बोलेंगे सर तो मास्टर साहब तो इंग्लिश में पढ़ा के चले गए, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं भैया, राष्ट्रीय सॉरी क्या लिखेंगे इसको? इनकम मेथड मतलब आय विधि। क्या लिखेंगे इसको? आय विधि, विधि। और इसको क्या लिखेंगे? व्यय विधि। क्या लिखेंगे बच्चा? व्यय विधि। और इसको क्या लिखेंगे? तो उत्पादन विधि। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं डाउट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम पहले बात करते हैं किस पर मेरे बच्चे? इनकम मेथड। पहले लिख लो इसको जरा फटाफट, जितने लोगों ने लिखा जल्दी से लिखें जरा। 3 मेथड की बात की जाती है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें पहला मेथड हम इनकम मेथड पे बात करेंगे कि आखिर नेशनल इनकम के इनकम कैसे निकाली जाती है, कितना इनकम हुआ। क्लियर? कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है राष्ट्रीय आय में, आय विधि से। क्लियर हो गया मेरी बात ना? तो देखो चलें आगे, सबका हो गया ठीक। तो पहला विधि हमारे पास क्या बच्चे हैं? देखो इसको लिखते हैं इनकम मेथड। क्या लिखेंगे? मार्कर नहीं दिख रहा, ठीक ठीक। क्या लिखेंगे हम लोग? इनकम मेथड। चलिए लिख लेते हैं इनकम मेथड, इसको हिंदी में आय विधि। चलिए आय विधि। बच्चे आप एक बात, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? तो लिखिएगा सीई प्लस ओएस अब प्लस एम आई, ये इसमें ऐड होता है। एक लाइन में समझना है, नोट करें जरा पहले इसको, फिर मैं इस पे बात करूंगा। क्लियर? क्लियर होगा सब लोगों को? ध्यान से समझिएगा, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इनकम मेथड में हमने बताया कि भैया ये सारे तीनों जुड़ती हैं। अब ये तीनों क्या है, पहले इस पर बात करते हैं हम लोग। देखिए इस पर तीनों में क्या हमने लिखा कि सर हमने पहला लिखा टीई, और सर हमने दूसरा लिखा ओएस, हमने तीसरा लिखा सर एमआई। बात खत्म। और तीनों को जब आपस में क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाता है, तो क्या निकलता हमारा? इनकम मेथड से नेशनल इनकम क्या निकलता है? हाँ, इनकम मेथड से एनआई का पता चलता है। अब आप देखिए जरा गौर से समझिए, सभी लोग आराम से समझिए, बहुत आराम से। देखो देखो पहले इसके फुल फॉर्म पे चलो। पहले इसके जो फुल फॉर्म लिखा है, इसको इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखते हैं कंपनसेशन एम्प्लॉइज। क्या लिखें? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो लिखो बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का कंपनसेशन। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, पहले फुल फॉर्म सबका लिख ले। ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। और एम आई का मतलब होता है मिक्स इनकम। क्या बोलेंगे इसको? मिक्स इनकम। बताओ यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं है? सबको यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो अब आपसे पूछेगा सर जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है उसमें क्या होता है? तो इसमें मुख्य रूप से 3 बातें आपको दिमाग में सेट कर रखना है। पहली बात है
वेज एंड सैलरी। नंबर दूसरा लिख लो बेटा, काइंड ऑफ पेमेंट। पेमेंट का नाम सुने हो ना, है ना? लिखो काइंड ऑफ पेमेंट। और क्या लिखें बेटा? और तीसरा है, तीसरा लिखो बेटा, तीसरा मैं बोल दूं, लिख लोगे आप लोग, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन द सोशल सिक्योरिटी। क्या लिखा मैंने? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी। इस सब जुड़ जाएगा। तो इससे हमारा एक बात पता चलेगा कि आय विधि में इसी के बारे में, इसका टोटल जोड़ करके एक फैक्टर इनकम विधि में काम करता है। इन सारे को जोड़ लिया जाएगा तो आय विधि में पहला फैक्टर इनकम का यहां से निकलता है। अब आपको लगेगा कि सर ये सब क्या बता दिया आप। अब हम आपको इसको प्रूफ करने जा रहा हूं सारी चीजों को, है ना, कि आखिर ये क्या है। जैसे हटा दूं क्या, लिखे हो ना? अब इन तीनों बातों को मैं ओपन करने जा रहा हूं, आखिर तीनों चीज क्या है, कैसे जोड़ा जाएगा, ठीक है ना? तो पहला क्या लिखा बेटा मैंने? वेज एंड सैलरी। जैसे मान लो, हो गया सबका ना, छूटत नहीं किसी का ना, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा कि देखो, मान लो एग्जांपल दिया कि मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है। क्या बेटा? ऑफिसर है। इसको सरकार मान लो 1 लाख रुपए क्या दे रही बेटा? सैलरी दे रही है। क्या दे रही है? सैलरी। तुम लोग ये भी नहीं लिख पाओगे ना, इसलिए समस्या है। क्या दे रही बेटा? सैलरी। तो जैसे ही आपको पता चला कि आईएएस ऑफिसर को कितनी सैलरी मिल रही है? 1 लाख। तो बताओ वेज एंड सैलरी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? ये तो आप बोलोगे सर आएगा, 100% आएगा। इसका मतलब ये बातें नेशनल इनकम में क्या होगी? जुड़ जाएगा। पहली बात, नेशनल इनकम में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। दूसरी बात आप समझिए, हमने कहा आईएएस ऑफिसर को गवर्नमेंट ने एक कार दे दिया, या एक क्या दे दिया? लैपटॉप दे दिया, या फिर एक ऑफिस दे दिया। तो इसको बोलते हैं काइंड ऑफ पेमेंट। पेमेंट का ही रूप होता है। जो बंगला मिलता है उसका भी कहीं ना कहीं सरकार क्या पे करती है? रेंट पे करती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो कार दे दिया, इसका मतलब काइंड ऑफ पेमेंट हो गया। लैपटॉप दे दिया, काइंड ऑफ पेमेंट हो गया। तो ये सब कहलाता काइंड ऑफ पेमेंट। जैसे टेलीफोन दे दिया उसको, तो क्या हो गया? काइंड ऑफ पेमेंट का ही रूप है। उसको इनडायरेक्टली सब कुछ मिल रहा है, लैपटॉप भी मिल रहा है, कार भी मिल रहा है, सब आने जाने के लिए सब कुछ किसका खर्चा हो रहा है? सरकार इस पर पैसा लगा। इसका मतलब ये भी हमारे नेशनल इनकम में क्या होगा? जुड़ जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं सभी लोग ने? तो पहला, जब भी किसी को वेज या सैलरी दिया जाता है तो वो भी नेशनल इनकम में क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा जो है कि गवर्नमेंट अगर उसके वजह में कुछ दे रही है, जैसे बंगला दे दिया, कार दे दिया, टेलीफोन दे दिया, ये सब भी एक काइंड ऑफ पेमेंट का रूप होता है। किसका रूप होता है? काइंड ऑफ पेमेंट का रूप होता है। इसका मतलब सरकार आपको ये प्रोवाइड कर रही है, तो ये भी किस में जुड़ेगा? नेशनल इनकम में जुड़ेगा। आपने नाम सुना होगा तीसरा जो मैंने बताया, यहां पे आपको ये बात पता होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन द सोशल सिक्योरिटी में आपने देखा होगा कि भारत सरकार कुछ ईपीएफओ के थ्रू, पीपीएफ के थ्रू कुछ पैसा क्या करती है? कंट्रीब्यूशन करती है। किसके लिए? सोशल सिक्योरिटी के लिए, ताकि उनको सुरक्षित किया जा सके। तो ये भी सारी चीजें किस में जुड़ जाएगा? पीपीएफ, ईपीएफओ, ये सब किस में जुड़ जाएगा? ये सब नेशनल इनकम के इनकम मेथड में ऐड होगा। तो ये बातें आप तीनों पहले लिख लें, सर क्या ऐड होता है, इसको भी लिख ले जरा फटाफट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा, है ना?
क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप फटाफट। आगे बढ़ा दूं? इसको पीछे वाला भी लिख लीजिएगा, इसमें ईपीएफ वगैरह है ना। चलो ईपीएफ वगैरह। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हो गया क्या सबका? हो गया। जैसे मैंने आपको बोला कि मान लो सरकार किसी को क्या दे रही है, मैंने कहा सरकार किसी को क्या दे रही है, तो सैलरी दे रही है, तो क्या वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा? बोलिएगा सर 100%। ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन दिया, सरकार ने किसी को कार दिया, तो क्या नेशनल इनकम में जुड़ेगा? तो बोलिएगा सर 100%, कोई दिक्कत नहीं। सरकार अगर मान लो हमने कहा कि टीयरनेस, सुने हो आप लोग, अलाउंसेस देती है, क्या देती है बेटा? अलाउंसेस, ये भी काइंड ऑफ पेमेंट का रूप है। आपने देखा होगा सिकनेस, सुना आपने? सिकनेस अलाउंसेस क्या जुड़ता है बेटा? जुड़ेगा क्या? तो आप बोलिएगा नेशनल इनकम में सर जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। तो पेमेंट ऑफ काइंड में किसी रूप से वो दे सकती है, तो ये सारे चीजें क्या होगा बेटा आपका नेशनल इनकम में जुड़ जाएगा। अब क्या नहीं जुड़ेगा, एक फैक्टर याद रखना है। जैसे मान लो हमने कहा ये नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा, अब आप क्या नहीं जुड़ेगा, मैं यहां देता हूं, नहीं जुड़ेगा। मान लो एक दोस्त है किसी का, ये यूएसए में रहता है, ठीक है। एक दोस्त इसका है, ये बच्चे कहाँ रहता है? इंडिया में। ये मान लो कृष्ण है और ये मान लो सुदामा है। सुदामा बेचारा हमेशा गरीब रहा है ना, और ये मान लो कृष्ण साहब है। अब कृष्ण ने कहा देखो सुदामा, तुम पैदल चलते मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं ताकि आप फोर व्हीलर वगैरह पे चले, पैसा देता हूं, कार दे देता हूं। अब चूंकि यूएसए से कार तो नहीं भिजवा सकता हो, तो इसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर दिया। मान लो हमने कहा 8 लाख रुपया दे दिया, तो बताओ ये 8 लाख रुपया जो यूएसए से आया है, ये क्या मेरे नेशनल इनकम में प्लस होगा या नहीं होगा? तो आप बोलिएगा सर नहीं होगा। लेकिन हाँ, लेकिन इसी 8 लाख रुपए का अगर ये भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग अगर हुआ है, क्या हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग जो कार हुआ है, अगर ये खरीद लेगा तो इस मैन्युफैक्चरिंग पे फैक्टर कॉस्ट का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब सारे कुछ इस पर लगा के बनाया गया है। तो जैसे ही ये कार बाई करेगा इस पैसे को लेकर के, वैसे ही ये कार जो है कि बेटा किस में जुड़ जाएगा? तो आप बोलिएगा सर नेशनल इनकम में जुड़ जाएगा। इस बात को सभी लोग ध्यान में रखिएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग से सामान खरीदेगा इसका मतलब इस पर फैक्टर कॉस्ट का इस्तेमाल हुआ है और इस पर सारे चीज लगेगा, इसलिए नेशनल इनकम का पार्ट होगा। जो सैलरी आई वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया मेरी बात में? जो उसको पैसा दिया गया। तो चलिए आज के लिए पर्याप्त है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। बाकी हम लोग मिलेंगे, कब मिलेंगे? थैंक यू मेरे यूट्यूबर, मिलते हैं।